प्यारे विद्यार्थियों, सुबह की नमस्कार। आप सब लोग अपने घर में होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम लीगल पर्सनैलिटी के बारे में बात कर रहे थे LLB सेकेंड ईयर के लिए। तो लीगल पर्सनैलिटी जिसके बहुत से आयाम हमने देखे, हमने बात की इसकी परिभाषा की, इसके बैकग्राउंड हिस्ट्री की और इसके जो विशेषताएं उनकी बात की, इनके प्रकार, जो लीगल पर्सनैलिटी के जो प्रकार हैं उनके बारे में बात की। और अब एक महत्वपूर्ण टॉपिक इसके अंतर्गत हमें देखने को मिला है और वो है जो निगमों की जो स्थिति थी। हमने निगमों की बात की थी। निगम दो तरह के, एकल निगम और समाहृत निगम। तो निगमों की जो स्थिति है वो उस स्थिति के आधार पे उनके आपराधिक दायित्व, क्रिमिनल लायबिलिटीज़, तो आपराधिक दायित्व क्या होते हैं इनके निगमों के, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर ये जो इनका आपराधिक दायित्व है, प्रतिनिहित दायित्व के आधार पर लागू किया नहीं जा सकता है। इसका कारण सबसे पहले तो ये देखेंगे कि प्रतिनिहित दायित्व क्या होता है कि अगर कोई सेवक अपकृत्य करता है तो अपकृत्य करने पर उस सेवक को दोषी न मान के उसके मालिक को दोषी माना जाता है। अगर उस सेवक ने अपने उस कार्य समय में, जब वो नियोजित है, नियोजन काल में अगर उसने ऐसा कृत्य किया है और शक्ति के अंदर उसने कार्य किया है, तो ऐसी स्थिति में वो जो दायी होगा वो उसका मालिक होगा, जो नियुक्त होगा। लेकिन अगर अल्ट्रा वायरस के तौर पे शक्ति बाह्य रूप से उसने कार्य किया है तो उस स्थिति में इसकी उलट स्थिति आ जाती है। ये प्रतिनिधित्व दायित्व के आधार पर लागू नहीं किया जा सकता। नियमों के जो आपराधिक दायित्व हैं वो प्रतिनिधित्व दायित्व के आधार पर लागू नहीं किए जा सकते। सामान्य ने इस आधार पर कहा है कि निगम का आपराधिक दायित्व कुछ आपराधिक स्वरूप का ही है। जो निगम है, कॉरपोरेशन है, उनका जो दायित्व है, आपराधिक दायित्व, वो आपराधिक स्वरूप का है, एक्सेप्शनल टाइप का है। अपवाद स्वरूप में ही इसका दायित्व होता है। प्रतिनिधि उसकी ओर से तथा उसके नाम पर दूषित आशय, मेनसरिया से कोई कार्य करते हैं तो ऐसे कार्य का दायित्व निगम पर थोपा जा सकता है। अगर इस प्रकार का काम जो उसके प्रतिनिधि के द्वारा निगम की ओर से या उसके नाम से, उसके नाम पर या उसकी ओर से अगर मेनसरिया से काम करते हैं, आपराधिक आशय, कलुषित बुद्धि के आधार पर काम करते हैं, तो ऐसी स्थिति में ऐसे कार्य का दायित्व निगम पर थोपा जा सकता है। मेनसरिया के आधार पे निगम पे थोपा जा सकता है। इसमें व्यवहारिक कठिनाई आती है। व्यवहारिक कठिनाई क्या आती है कि आपराधिक कृत्यों के लिए दंडित किस प्रकार से किया जाए। आपराधिक कृत्य तो कर लिए, लेकिन आपराधिक कृत्यों के आधार पे उसको दंडित किस प्रकार से किया जाए, निगम को किस प्रकार से दंड दिया जा सकता है। तो ये यहाँ पर ये समस्या है, व्यवहारिक कठिनाई है ये। क्योंकि निगम लीगल पर्सनैलिटी तो माना जाता है, लेकिन निगम को दंड कैसे दिया जा सकता है, अपराध कृत्यों के लिए उसको दंड कैसे दिया जा सकता है। यहाँ पर अर्थदंड देने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर जुर्माना लगाया जाता है तो ऐसी स्थिति में कोई कठिनाई नहीं आती है। इसका कारण ये है कि सदस्यों को दंडित किए बिना दंड का भागी बनाया जा सकता है। सदस्यों को दंड भी नहीं दिया जाए और दंड का भागी बनाया जाए, और ये किया जा सकता है केवल संपत्ति की जब्ती के माध्यम से। अगर संपत्ति की जब्ती हो जाए तो ऐसी स्थिति में सदस्यों को दंडित किए बिना दंड का भागी बनाया जा सकता है। इनको शारीरिक दंड की बात करें
जो निगम है, निगम को शारीरिक दंड, तो शारीरिक दंड में सदस्यों से भिन्न मानना असंभव है। शारीरिक दंड दिए जाने की बात आती है तो सदस्यों से अलग मानना निगम को, ये असंभव है। इसका मतलब है कि सदस्य ही निगम हैं यहाँ पे, तो सदस्यों को दंडित किया जा सकता है। अब ये तो बात थी निगमों के आपराधिक दायित्व। तो इसमें सीधी सी बात यही आती है कि ये प्रातिनिधिक दायित्व के आधार पे इसको लागू नहीं कर सकते। सामान्य जो विचार व्यक्त किए हैं कि आपराधिक दायित्व जो निगम का है वो आपवादिक स्थिति का है, ये एक्सेप्शनल है। एक्सेप्शनल इसकी लायबिलिटीज़ बनती है अगर किसी सदस्य ने, जो प्रतिनिधि है, उस प्रतिनिधि ने उस निगम की ओर से या निगम के ऊपर कलुषित बुद्धि यानी मेंसरिया से कोई कार्य किया है, कोई कृत्य किया है, तो ऐसे कार्य का दायित्व निगम पर थोपा जा सकता है। कठिनाई, जो व्यवहारिक कठिनाई थी, वो दंडित करने के लिए किस प्रकार से शारीरिक दंड दिया जा सकता है, लेकिन अर्थदंड जो जुर्माना है वो देने में कोई परेशानी नहीं हो सकती है। शारीरिक दंड में सदस्यों से भिन्न मानना असंभव है, निगम को सदस्यों से अलग मानना असंभव है। अब हम बात करते हैं निगमित व्यक्तित्व संबंधी सिद्धांत। जो निगम है उससे संबंधित सिद्धांत, तो इसके 5 सिद्धांत बताए गए। सबसे पहला सिद्धांत है परिकल्पना का सिद्धांत, जिसको कहते हैं फिक्शन थ्योरी। दूसरा जो आता है वो यथार्थता का सिद्धांत है, रियलिस्टिक थ्योरी, यथार्थता। और तीसरा जो सिद्धांत आता है वो कोष्टक का सिद्धांत आता है, ब्रैकेट थ्योरी। और चौथा रियायत का सिद्धांत है, कंसेशनल थ्योरी। और फिफ्थ एंड लास्ट जो प्रिंसिपल है वो है प्रयोजन का सिद्धांत, पर्पज थ्योरी। इस तरह से 5 सिद्धांत निगमित व्यक्तित्व के लिए हैं। 5 सिद्धांत। सबसे पहला सिद्धांत हम बात करते हैं परिकल्पना का सिद्धांत, फिक्शन थ्योरी। तो फिक्शन थ्योरी के जो समर्थक हैं वो सेवनी है, ग्रे है, होलैंड है, कैल्सन है, सामंड है। ये सब के सब इसके समर्थक हैं। परिकल्पना का सिद्धांत, उसके समर्थक सेवनी, ग्रे, होलैंड, कैल्सन और यहाँ पर सामंड। ये सब ने जो सिद्धांत दिया है, इनका जो मानना है कि परिकल्पना क्या होती है। परिकल्पना से मतलब है कल्पना, मान के चले आप। तो यहाँ पर निगमित व्यक्तित्व एक विधिक कल्पना मात्र है, ये कहा गया है। जो निगमित व्यक्तित्व है वो एक केवल विधिक कल्पना है, विधि की कल्पना है, और जिसका मुख्य उद्देश्य होता है सामूहिक रूप से एकत्रित हुए व्यक्तियों की संगठन में एकता लाना। जो सामूहिक रूप से वे व्यक्ति इकट्ठे हो गए, उन्होंने निगम बना लिया है, उन संगठित व्यक्तियों के अंदर सब में एकता लाना, उनको एक रूपता देना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अतः जो कल्पित व्यक्ति होता है, जो आर्टिफिशियल पर्सन है, कल्पित व्यक्ति जिसको कि कल्पना में माना गया है, उन व्यक्तियों के वास्तविक व्यक्ति से भिन्न होता है जो उसका सृजन करते हैं। ये कल्पित व्यक्ति उन व्यक्तियों में जिन्होंने इसका सृजन किया है, उनसे ये इनका अस्तित्व अलग होता है, ये अलग होता है। जिनसे ये बना होता है वो नहीं, वो व्यक्ति नहीं होते, बल्कि एक कल्पित व्यक्ति की का निर्माण करते हैं, का सृजन करते हैं, उसकी हम बात करते हैं। सेवनी यहाँ पर यहाँ पे कमेंट करते हैं कि निगम में सदस्यों की संख्या घटती रहती है, बढ़ती रहती है। जो निगम है उसमें सदस्य, नए सदस्य जुड़ते जाते हैं, और पुराने सदस्य किसी की मृत्यु हो गई या फिर और किसी कारण से वो छोड़ के चले गए तो वो जाते रहते हैं। इस प्रकार से निगम में सदस्यों की संख्या घटती और बढ़ती रहती है। लेकिन ऐसा होने से निगम का जो अस्तित्व है वो एज इट इज़ बना रहता है, ज्यों का त्यों बना रहता है। निगम के अस्तित्व में कोई फर्क नहीं पड़ता है।
तो यहाँ पर सीधी सी बात यह है कि निगमित व्यक्तित्व एक विधिक कल्पना मात्र है जिसका प्रमुख उद्देश्य सामूहिक रूप से एकत्रित हुए व्यक्तियों के संगठन में एकता लाना है। जो सामूहिक रूप से जो एकत्रित हुए हैं संगठन के रूप में, उस संगठन में एकता लाना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। कल्पित व्यक्ति उन व्यक्तियों के वास्तविक व्यक्ति से अलग होता है जो उनका सृजन करते हैं। सृजन करने वाले व्यक्तियों से अलग है कल्पित व्यक्ति। और सेवनी का जो स्टेटमेंट है वो सीधा सा ही है, निगम में सदस्यों की संख्या घटती बढ़ती रहती है, लेकिन ऐसा होने से निगम का जो अस्तित्व है वो एज इट इज बना रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, ज्यों का त्यों बना रहता है। तो इस तरह से ये पहली थ्योरी हो गई। दूसरी थ्योरी रियलिस्टिक थ्योरी, यथार्थता का सिद्धांत। यथार्थ यानी सत्य, पूर्ण रूप से सत्य, और परिकल्पना यानी कि कल्पना। तो यथार्थता का सिद्धांत, ये सिद्धांत देने वाले थे गिरियके, जो विधि शास्त्री थे गिरियके इस सिद्धांत को देने वाले थे। और यहाँ पर गिरियके के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है उसमें कहा गया है कि निगम का जो व्यक्तित्व है कल्पना के आधार पर नहीं बल्कि इसका वास्तविक अस्तित्व होता है। निगम का जो व्यक्तित्व है, जो पर्सनैलिटी जो निगम की बनाई है, पर्सनैलिटी ऑफ कॉरपोरेशन, तो वो कल्पना के आधार पर नहीं हुआ है बल्कि उसका वास्तविक अस्तित्व होता है। अब वास्तविक अस्तित्व है ये मान के चलते हैं गिरियके निगम के बारे में, और ये वास्तविक अस्तित्व है जिसको कि राज्य और विधि द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। जो कल्पना के आधार पर इसको नहीं माना गया है इसको वास्तविक माना गया है, वास्तविक अस्तित्व माना गया है, और जिसको राज्य और विधि के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। जो रिकॉग्नाइजेशन है वो राज्य के द्वारा और विधि के द्वारा उसको मिलती है, मान्यता राज्य और विधि के द्वारा प्राप्त होती है निगम के व्यक्तित्व को। जब बहुत सारे व्यक्ति मिलकर निगम की रचना करते हैं, स्थापना करते हैं, तो एक नवीन इच्छा का प्रादुर्भाव होता है। बहुत सारे व्यक्ति मिल जाते हैं और मिलकर निगम की स्थापना जब वो करते हैं तो एक नई इच्छा का जन्म होता है, नवीन इच्छा का जन्म होता है। जो नवीन इच्छा है वो निगम की इच्छा कहलाती है। जिस प्रकार से जब बहुत सारे व्यक्ति मिलकर निगम की स्थापना करते हैं तो एक नवीन इच्छा का प्रारंभ होता है, प्रादुर्भाव होता है, और ये जो नवीन इच्छा है वो निगम की इच्छा मानी जाती है, निगम की इच्छा कहलाती है। अब इस सिद्धांत के द्वारा हम बात करें, गिरियके ने रियायती सिद्धांत का विरोध किया गया है। जो रियायती सिद्धांत हम बाद में बात करेंगे, जो रियायत है, कंसेशन है, जो कि राज्य विधि निगम को एक रियायत के रूप में देता है। उसका व्यक्तित्व जो है निगम का एक रियायत या फिर उसको एक छूट के रूप में राज्य या विधि निगम को देती है, एक व्यक्तित्व के रूप में उसको देती है। तो यहाँ पर इस रियायती सिद्धांत का विरोध किया गया है इस सिद्धांत के द्वारा। तो व्यक्तित्व राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है, ये ध्यान रखो कि व्यक्तित्व जो पर्सनैलिटी है वो राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है। यहाँ पर ये बात अगर कही जा रही है तो उसका उलट है ये। अब तीसरा जो सिद्धांत है, उस तीसरे सिद्धांत की बात करें तो तीसरा सिद्धांत है कोष्टक का सिद्धांत, ब्रैकेट थ्योरी। कोष्टक का सिद्धांत क्या है? जैसे हम देखते हैं कि कोई एक जैसी वस्तुएं हैं, सब एक जैसी वस्तुओं को हम एक जगह रखना हो तो हम उसको एक बंडल में बांध के रख देते हैं, एक पैकेट में बांध के रख देते हैं, एक रस्सी से बांध के रख देते हैं। ठीक इसी तरह से अगर कोई एक शब्द के बहुत सारे पर्यायवाची हैं या एक शब्द का कोई पर्यायवाची शब्द है तो उसको जब हम लिखते हैं तो दूसरा जो पर्यायवाची शब्द है उसको ब्रैकेट लगा के लिखते हैं, कोष्टक में लिखते हैं। जैसे ये जो इहेरिंग का दिया हुआ सिद्धांत है,
इहरी ने इस सिद्धांत को दिया है, इसको ब्रैकेट थ्योरी कहते हैं। यहाँ पर कहा गया कि केवल निगम के सदस्य ही वास्तविक व्यक्ति हैं। जो निगम के सदस्य हैं वो ही वास्तविक व्यक्ति हैं। निगम के रूप में सृजित विधिक व्यक्ति एक कोष्ठक के समान है। जो यहाँ पर बात कर रहे हैं को निगम के रूप में जो व्यक्ति विधिक व्यक्ति की हमने संरचना की है वो एक कोष्ठक के समान है। यानी यहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति एक जगह इकट्ठा हो गए हैं, तो वो ब्रैकेट के समान उनको मान के चल सकते हैं। एक ब्रैकेट के अंदर है सारे के सारे। तो निगम के रूप में सृजित विधिक व्यक्ति एक कोष्ठक के समान है जो केवल सदस्यों के एकत्रित रूप को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर ये जो इकट्ठे हुए व्यक्ति हैं वो एक एकत्रित होने से वो एक उसकी एक रूपता बताते हैं। ये सारे समान हैं, एक कोष्ठक के समान है जो केवल सदस्यों के एकत्रित रूप को प्रदर्शित करता है कि एक जगह इकट्ठे हैं वो। निगम के माध्यम से उसके सदस्यों के सामान्य हितों को कार्यान्वित करने की सुविधा होती है। यहाँ पर सामान्य हितों की बात करते हैं तो निगम के जो सदस्य हैं उन सदस्यों के सामान्य हितों को कार्यान्वित करने में सुविधा होती है। ये एक गुण है, लाभ है, विशेषता है, उपयोगिता है कि निगम की क्या उपयोगिता है। इसका उपयोगिता यही है कि इसके माध्यम से सदस्यों के सामान्य हितों को कार्यान्वित करने में आसानी रहती है, सुविधा होती है। अब इसके जो समर्थक हैं इस सिद्धांत के, कोष्ठक के सिद्धांत के समर्थक, उन्होंने इस बात को कोटेड किया है कि जिस प्रकार किसी शब्द के दूसरे पर्यायवाची शब्द को कोष्ठक में रखकर प्रदर्शित किया जाता है, ठीक उसी प्रकार विधि द्वारा विभिन्न व्यक्तियों के सामयिक स्वरूप को निगम द्वारा व्यक्त किया गया है। यानी वही बात है कि जिस तरह से किसी शब्द का एक पर्यायवाची शब्द है उसको कोष्ठक में रखते हैं और कोष्ठक में रख के प्रदर्शित किया जाता है, ठीक वैसे ही विधि द्वारा विभिन्न व्यक्तियों के सामूहिक स्वरूप को निगमन द्वारा व्यक्त किया जाता है। विधि क्या करती है? विभिन्न व्यक्तियों के सामयिक स्वरूप को, जो सामूहिक स्वरूप है, सबको एक रूप मान लिया जाता है और उसको निगमन के द्वारा व्यक्त किया जाता है और उनके रूपों को एक रूपता प्रदान की जाती है। उनके जो अनेक रूप हैं, कोई पुरुष है, कोई महिला है, कोई बुजुर्ग है, कोई युवा है, कोई कौन से वर्ग से बिलोंग करता है, कोई किस स्थान से बिलोंग करता है, वो सब अलग अलग हम मान के चल रहे हैं। तो उनमें सब में एक रूपता को प्रदर्शित करने का काम यहाँ पे किया जाता है। और अतः निगम का जो सृजन है केवल सुविधा मात्र के लिए किया जाता है। निगम क्यों बनाया जाता है? निगम की स्थापना केवल सुविधा के लिए की जाती है, केवल सुविधा मात्र के लिए। अब चौथा सिद्धांत आता है रियायत का सिद्धांत, कंसेशन थ्योरी, रियायत का सिद्धांत। तो निगम का जो महत्व है वो इसलिए है कि इसे राज्य या विधि द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। जैसे कि आपने यहाँ पे इस यथार्थता का सिद्धांत में देखा कि राज्य तथा विधि द्वारा मान्यता प्राप्त होती है इसके स्वरूप को, ठीक वो ही बात यहाँ पे हम इसको कोट करना चाहेंगे कि निगम का महत्व जो है वो इसलिए है कि इसे राज्य या विधि द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। अतः निगम का विधिक व्यक्तित्व राज्य द्वारा उसे दी गई एक प्रकार की रियायत है। जो व्यक्तित्व दिया गया है राज्य के द्वारा निगम को, वो एक तरह से गिफ्ट है, उसके लिए रियायत है जिसे विधि स्वीकार करती है। विधि उसको स्वीकार करती है, राज्य ने तो उसको व्यक्तित्व दिया है और विधि उसको स्वीकार करती है। इसके जो समर्थक हैं, समर्थकों की बात करें तो समर्थक लगभग एक से ही मिल जाएंगे आपको, कुछ एक आधे को छोड़कर। यहाँ पर सेवनी, सामंड और डायसी ये इसके समर्थक हैं। आपने देखा सेवनी, यहाँ भी हमें सेवनी मिल गया था, इसके परिकल्पना के सिद्धांत में यहाँ भी सामंड मिल गया था। और ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी सेवनी, सामंड, डायसी ये इसके समर्थक इस सिद्धांत के हैं। अब बात करते हैं प्रयोजन का सिद्धांत, पर्पज थ्योरी, प्रयोजन का सिद्धांत।
तो प्रयोजन का सिद्धांत हम यहाँ पे बात करते हैं, निगमों को केवल कुछ प्रयोजनों के लिए ही व्यक्ति माना जाता है। कुछ प्रयोजन होते हैं, उन प्रयोजनों के लिए ही व्यक्ति माना जाता है। मूलभूत धारणा जो इसके प्रति है, इस प्रकार से जो पर्पज हैं, जिन पर्पज के लिए माना जाता है उसको व्यक्तित्व की श्रेणी में लिया जाता है। तो मूलभूत धारणा यह है कि अधिकारों और कर्तव्यों की विषय वस्तु किसी निर्जीव वस्तु में नहीं हो सकती है। यानी सीधी सी बात है कि अधिकारों और कर्तव्यों की जो विषय वस्तु है निर्जीव वस्तु में व्यक्तित्व धारित करना या स्थापित करना उचित नहीं है। सीधी सी बात ये आती है कि जब व्यक्तित्व की बात हमने की थी, लीगल पर्सनैलिटी की बात की थी, तो वहाँ पर एक बात आई थी कि अधिकार और कर्तव्यों को धारण कर सके ऐसा अस्तित्व विधिक व्यक्तित्व कहलाता है। तो यहाँ पर एक जनरल बात आती है कि अधिकार और कर्तव्यों की विषय वस्तु किसी निर्जीव वस्तु को माना जाना किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। सजीव वस्तु में तो आप अधिकार और दायित्व धारित कर सकते हो, रोपित कर सकते हो, अधिरोपित कर सकते हो, लेकिन निर्जीव वस्तु में इस प्रकार से अधिकार और दायित्व रोपित करना, अधिरोपित करना ये किसी भी हालत में उचित नहीं, किसी भी दशा में उचित प्रतीत नहीं होता है। हम उन चीज़ों को भी विधिक व्यक्तित्व की श्रेणी में मानना उचित नहीं समझते। वैसे माना जाता है, विधि की दृष्टि में वो विधिक व्यक्ति माने जाते हैं। जैसे मूर्ति है तो मूर्ति निर्जीव वस्तु होती है, लेकिन उसको हम विधिक व्यक्तित्व की श्रेणी में लेते हैं। उसका जो पुजारी है वो पुजारी उसका संरक्षक होता है। ठीक इसी तरह से मस्जिद की बात करें तो मस्जिद भी एक विधिक व्यक्तित्व की श्रेणी में लिए जाता है और उसका मौलवी उसका संरक्षक होता है। तो एक तर्क का विषय है, एक तर्क को हम बातचीत के माध्यम से आगे बढ़ाएं, तो इस प्रकार का एक विषय है कि विधि शास्त्र हमेशा से ध्यान रखिए, एक तर्क का विषय है। इसमें तर्क के आधार पे ही किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। तो ये जो तर्क हम यहाँ पे कर सकते हैं, वैसे विधि की दृष्टियों में मूर्ति को विधिक व्यक्तित्व माना जाता है, लेकिन अगर इस सिद्धांत की दृष्टि से देखा जाए, सिद्धांत में मूलभूत धारणा की बात कर रहे हैं कि केवल कुछ प्रयोजन के लिए इसको निगम को विधिक व्यक्तित्व माना जाता है, बाकी हर जगह विधिक व्यक्तित्व नहीं माना जाता है। और मूलभूत जो धारणा इसके साथ में जुड़ी हुई है वो यही है कि किसी भी निर्जीव वस्तु में अधिकार और कर्तव्य अधिरोपित नहीं कर सकते, और इस प्रकार से कर्तव्य और अधिकारों को अधिरोपित करना किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। विधि शास्त्र में क्या होता है कि सब जो विचारक हैं, सब विधि शास्त्री हैं, अपने अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, अपनी अपनी टिप्पणियाँ देने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। कोई बात गलत है या सही है इसका हम यहाँ पे अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि तर्क के आधार पे, और जो प्रचलित न्याय व्यवस्था है उस न्याय व्यवस्था के आधार पर हमारी जो अन्य जो विधियाँ हैं, चाहे मूलभूत विधियाँ हैं, हमारी कोडिफाइड लॉज हैं, या फिर हमारे प्रोसीजर लॉज हैं, जो प्रक्रियात्मक विधियाँ हैं, वो सारे के सारे ये ऐसे हैं जो कि एक विधायिका के द्वारा निर्मित हुए हैं, और विधायिका ने जो चीज़ बनाई है पूरी तरह से सोच समझ के तर्कों के आधार पे बनाई है। तो उन्हीं के आधार पे हम हमारे जो क्रियाकलाप है, संव्यवहार है, उनको करते हैं। अब ये तो बात इसकी है। अब कुछ बातें विशेष रूप से हमें करनी है। सबसे पहले हम बात करें कि परिकल्पना का जो सिद्धांत है, वो परिकल्पना का सिद्धांत यहाँ पे फ्रीडमैन ने
कहा है कि पूरी तरह से दार्शनिकता पे आधारित है, क्योंकि ऐसी बातें की जा रही है कि दार्शनिक बातें हैं, तो दार्शनिकता पे पूरी तरह से आधारित है। इसी तरह से हम अगर बात करते हैं इस परिकल्पना का सिद्धांत और यथार्थता का सिद्धांत, यहाँ पे फिक्शन थ्योरी और रियलिस्टिक थ्योरी, इन दोनों की बात करते हैं तो हमारे भारतीय विधि शास्त्री डॉक्टर सेठना, उन्होंने एक वक्तव्य दिया है कि निगम का जो व्यक्तित्व है वो न तो पूर्णतः कल्पना के ऊपर आधारित है और न ही पूर्णतः वो यथार्थता पे आधारित है। ये आंशिक रूप से कल्पना पे और आंशिक रूप से यथार्थता पे आधारित है, यानी इसको पूर्ण रूप से कल्पित और पूर्ण रूप से यथार्थ नहीं मान रहे हमारे डॉक्टर सेठना। केवल इतना कहते हैं कि इनको अंशतः ये परिकल्पना पे है और अंशतः ही ये यथार्थता पे आधारित है। इसका यहाँ पे हम इसी के साथ में हम बात करते हैं परंतु कर्तव्यों और दायित्वों के निर्धारण में ये धारणा उपयोगी सिद्ध नहीं होती है। अब जब कर्तव्य और दायित्वों का निर्धारण करते हैं, राइट एंड ड्यूटीज़ का निर्धारण करते हैं, तो उस समय ये जो धारणा है वो उपयोगी सिद्ध नहीं होती है। जो डॉक्टर सेठना ने हमारे जो यहाँ व्यक्त की है वो पूरी तरह से निर्धारण करने के उपयोगी धारणा नहीं हो सकती है। यथार्थ के सिद्धांत के बारे में डॉक्टर प्रोफेसर फ्रीडमैन, एक बहुत ही बड़े विधि शास्त्री हैं फ्रीडमैन ने तर्क किया है यहाँ पे कि विधिक पहलू के बजाय राजनीतिक पहलू पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। इसमें विधिक पहलू पे कम ध्यान दिया गया है और राजनीतिक पहलू पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है, ज़्यादा बल दिया गया है। ठीक इसी तरह से हम अगर बात करते हैं इस सिद्धांत के बारे में, रियायत का सिद्धांत, तो रियायत के सिद्धांत के बारे में जो फ्रीडमैन के जो विचार हैं वो विचार यही हैं कि ये रियायत का सिद्धांत राजनीतिक सिद्धांत है। जहाँ पे राज्य की बात आती है तो वो राजनीतिक होता है, जहाँ पे दर्शन की बात आती है तो वो दार्शनिक होता है। ठीक है, तो विद्यार्थियों, एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक था लीगल पर्सनैलिटी वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें से आपको निश्चित रूप से अपने परीक्षा में हल करने के लिए प्रश्न मिलेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी जो क्लास है और मेरी जो कॉलेज के जो टीचर्स हैं उनकी जो क्लासेज हैं उनको आप ध्यानपूर्वक पढ़ रहे हैं और इसका ज़्यादा से ज़्यादा आप फ़ायदा उठा रहे हैं। किसी चीज़ का ज़्यादा फ़ायदा तभी मिल सकता है जबकि हम इसे हमारे और जो साथी लोग हैं, जो आपकी क्लास के जो साथी हैं, उन साथियों तक इसे पहुंचाएं। अभी तक ऐसे भी विद्यार्थी मौजूद हैं आपके सेकेंड ईयर में जो अब तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ पाए हैं। मैं उनके लिए एक संदेश भेज रहा हूं, उन विद्यार्थियों के लिए जो आज तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, तो वो अभी भी मौका है, वो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं ताकि उनकी अटेंडेंस सुनिश्चित की जा सके। उनकी उपस्थिति उसी कंडीशन में सुनिश्चित होगी कि वो जहाँ पर हम वीडियो डालते हैं, आपके एजुकेशनल वीडियो, हमारे क्लास के वीडियो जहाँ पर डालते हैं, वहाँ पे वो जो प्लेटफार्म है वो यूट्यूब है। तो यूट्यूब पर आप कमेंट सेक्शन है उसमें अपना नाम और अपनी क्लास ज़रूर लिखें। ये ध्यान रखना है कि अपना नाम और कक्षा उसमें लिखना है। किसी भी विद्यार्थी का किसी वीडियो पर अगर नाम और क्लास नहीं मिलेगी तो उसकी उस हिसाब से अटेंडेंस नहीं होगी। अटेंडेंस केवल उसी विद्यार्थी की होगी जिसने कि अपना नाम और क्लास लिखा। तो ध्यान रखें, आप लोग सब समझदार हैं, अपने घर में हैं और अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और उम्मीद मैं ये करता हूँ कि आप स्वयं सुरक्षित रहें
और अपने आस पड़ोसियों को, अपने परिवार वालों को भी आप सुरक्षित बनने में सहायता प्रदान करें और जहाँ तक हो सके एक दूसरे की सहायता ज़रूर करें। चाहे वो कैसी भी सहायता हो, वो सहायता हमें करनी चाहिए। इस समय ऐसे व्यक्ति जिनके पास खाने के लिए नहीं है तो उनकी भी आप मदद कर सकते हैं। ऐसे जानवर जो हम इंसानों पर पूरी तरह से निर्भर हैं तो उनको भी आप खाने की व्यवस्था उनके लिए करके एक पुनीत कार्य कर सकते हैं, पुण्य का कार्य कर सकते हैं। तो आप उम्मीद है कि आप लोग मेरी बात को ध्यान से आप पढ़े होंगे, समझे होंगे और सुने होंगे। अब मैं कुछ समय के लिए बोर्ड को फ्री छोड़ता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें और स्क्रीनशॉट से आप अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। धन्यवाद।